नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना। इस सिद्धांत की कौन कौन सी आलोचना है। इससे पहले हमने इसका डीपली अध्ययन किया था कि रिकॉर्डों का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत क्या है। आज हम इसकी प्रमुख आलोचनाओं पर फोकस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी प्रमुख आलोचनाएं कौन कौन से रिकॉर्डों के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत की। रिकॉर्डों का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक सर्वप्रथम, सर्वसम्मत और सर्वस्वीकार्य सिद्धांत माना गया है। सैमुअल ने, एक अर्थशास्त्री व्यक्ति सैमुअल ने रिकॉर्डों के सिद्धांत की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इस सिद्धांत की रचना अत्यंत तर्कसंगत तथा सुव्यवस्थित ढंग से की गई है। इस सिद्धांत की उपयोगिता इसमें निहित है कि जो भी राष्ट्र इस सिद्धांत को नज़रअंदाज करता है उसे जीवन स्तर को सुधारने तथा प्रभावी विकास दर के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कितना इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। सैमुअल ने इसकी प्रशंसा की सिद्धांत की, और मैंने शुरू वाली लाइन में बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक ऐसा सिद्धांत है जो सर्वसम्मत और सर्वस्वीकार्य है। रिकॉर्डों द्वारा प्रतिपादित और मील द्वारा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह प्रतिष्ठित सिद्धांत जो तुलनात्मक लाभ पर आधारित है को प्रथम विश्व तक सर्वोत्तम सिद्धांत के रूप में माना जाता रहा है। प्रथम विश्व युद्ध तक इस सिद्धांत को सबसे अच्छा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का माना जाता रहा है। इसके बावजूद, इन खूबियों के बावजूद इस सिद्धांत की कुछ ढांचागत कमियां के कारण इसकी आलोचना की गई है, और बटलेन, ओहलिन तथा ग्राम आदि अर्थशास्त्रियों ने इसे पूरी तरह नकारने तक का तर्क दिया। इस हम आगे पढ़ेंगे दोनों के सिद्धांत, ओहलिन का और ग्राम का। इन्होंने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि ये तो पूरी तरह नकार दिया सिद्धांत को, तो पूरी तरह गलत है। और ऊपर वाले शास्त्र कहते हैं सैमुअल कि ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत है जो सर्वसम्मत और सर्वस्वीकार्य सिद्धांत है। अब हम इसकी आलोचना करेंगे और बाद में आपको निष्कर्ष या सारांश के तौर पर बताएंगे कि ये सिद्धांत वास्तव में अच्छा है कि बुरा है, क्या है। जो भी सिद्धांत का निष्कर्ष है हम लास्ट में आलोचनाओं के बाद में प्रस्तुत करेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे। इस सिद्धांत की जो प्रमुख कमियां हैं उनमें सर्वप्रथम कमी हमने इसको स्क्रीन पे भी दे रखा है। पहली कमी है कि श्रम लागत की मान्यता है। पहली इसकी आलोचना, वस्तु के उत्पादन में केवल श्रम को एकमात्र साधन मानना पूर्णतया असंगत तथा गलत है। उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और शासन। उसमें से सिर्फ श्रम को ही उत्पादन का एक साधन मानना वास्तव में गलत है। इस वजह से इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि इसने उत्पादन का एक ही साधन माना है, क्योंकि किसी भी वस्तु के उत्पादन में केवल श्रम ही नहीं काम आता, बल्कि अन्य साधन जैसे पूंजी आदि भी काम में लाए जाते हैं। अतः श्रम के साथ अन्य साधनों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसलिए अनेक आलोचकों ने यह तर्क दिया कि श्रम लागत के रूप में नहीं बल्कि मौद्रिक लागत के रूप में व्याख्या की जाती तो यह गलती स्वतः ही सुधर जाती। फिर भी यदि हम रिकॉर्डों, मिल आदि के लेखों तथा पुस्तकों का गहन अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वे स्वयं इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि उत्पादन में केवल श्रम ही लगता है, अन्य साधन भी काम में आते हैं। ये खुद रिकॉर्डो जानते थे इस बात को, परंतु उनका पूरा ध्येय कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर ही था। तो इस दृष्टि से उन्होंने व्यापार सिद्धांत का प्रतिपादित किया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की दृष्टि से किया था। इसलिए उन्होंने उत्पादन लागत के माप के रूप में सिर्फ एक ही साधन को लिया, और वो था श्रम, लेबर को ही उन्होंने उत्पादन साधन के रूप में काम में लिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के माप के लिए उन्होंने श्रम लागत का प्रयोग वास्तविक लागत के प्रतिस्थापन के रूप में किया था। इसके पीछे उनकी ये धारणा थी कि उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को अनुपयोगिता या कष्ट भी प्राप्त होते हैं, जिसके कारण उनके कल्याण में कमी आती है। यद्यपि ऐसा विचार पूर्णतः अमान्य और काल्पनिक है, अतः उत्पादन को वास्तविक लागत की माप के लिए श्रम इकाई का प्रयोग बहुत कमजोर तर्क माना गया है।
तो ये था कि उत्पादन का एक ही साधन माना था उन्होंने लेबर को। दूसरी आलोचना की है कि परिवहन लागतों की उपेक्षा की है इस सिद्धांत में। रिकॉर्डों ने वस्तुओं के उत्पादन में केवल श्रम लागत को ही शामिल किया और वस्तुओं के विनिमय में स्थानांतरण या परिवहन लागतों को बिल्कुल अस्वीकार किया, जबकि वस्तु के उत्पादन में की स्थान की अहम भूमिका होती है। वस्तुतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में यातायात की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसके बिना वस्तुओं का परिवहन संभव नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि वस्तुओं की लागत में परिवहन लागतों को शामिल किया जाता है। तीसरा जो आलोचना है पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता, इसकी तीसरी आलोचना की जाती है। रिकॉर्डों के साथ अन्य क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने यह स्वीकार किया कि व्यापार पश्चात दोनों राष्ट्र अपने अपने तुलनात्मक लाभ वाली वस्तुओं में उत्पादन के संपूर्ण साधन काम में लेकर उस वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त करते हैं। यह मान्यता भी तभी वैध हो सकती है जब व्यापार करने वाले दोनों राष्ट्रों द्वारा लेन देन अर्थात विनिमय में आने वाली दोनों वस्तुओं का साधन उपभोग मूल्य हो और दो राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से समान हो। ऐसा लेकिन वास्तविक जगत में कठिन होता है। अतः ये मान्यता भी काल्पनिक है और अमान्य है कि एक देश एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा, वो अन्य वस्तुओं को भी अपने यहाँ पर बनाएगा। चौथी मान्यता है स्थितिक मान्यता। चौथी जो सिद्धांत की मान्यता है वो है स्थितिक मान्यता। क्लासिकल सिद्धांत की बात है रिकॉर्डों का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत भी उपभोक्ता की रुचियां व पसंद की टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन में साधनों की मात्रा व प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी आदि कारक तत्वों को स्थिर मानकर चलता है। यह विश्व निरंतर परिवर्तन वाला है। वर्ल्ड में चेंजिंग होते रहते हैं, इनोवेशन होते रहते हैं, आविष्कार होते रहते हैं। इस संसार में किसी भी कारक तत्व को इस तरह परिवर्तनशील मानना अवास्तविक व गलत है। मतलब इस तरह परिवर्तनहीन मानना अवास्तविक, हमेशा चेंजिंग होता रहता है, इस तरह तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। वस्तुतः कोई भी विश्लेषण जो स्टैटिक साम्य स्टैटिक इक्विलिब्रियम के आधार पर निष्कर्ष निकालता हो तो वह प्रायोगिक विश्व डायनामिक वर्ल्ड के लिए अर्थहीन है। वस्तुतः रिकॉर्ड द्वारा तुलनात्मक लागतों की गणना जिस सरलतापूर्वक की गई है वह वास्तविक जगत में अत्यंत कठिन है। अतः रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धांत विश्व की वास्तविक परिस्थिति के अनुकूल नहीं पाया जाता। ये इसकी चौथी आलोचना की स्थितिक मान्यता की धारणा भी इसकी गलत है। पांचवी है उत्पादन क्षमता नियम पर आधारित। क्लासिकल अर्थशास्त्री ने प्रतिष्ठित व्यापार सिद्धांत उत्पादन के क्षमता या स्तर लागत या प्रतिफल पर आधारित है, जो अवास्तविक व अमान्य मान्यता है, काल्पनिक मान्यता है। क्योंकि वस्तुतः ये देखने को मिलता है कि उत्पादन के साधन की अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग के साथ साथ उत्पादन हासनीय डिमिनिशिंग रिटर्न्स लाभ होते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने माना कि उत्पादन की प्रत्येक शाखा में उत्पादन लागत उत्पादन की मात्रा से पूर्ण स्वतंत्र होती है। किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन प्रति इकाई अपरिवर्तनीय श्रम लागत से किया जा सकता है। बाद के अर्थशास्त्रियों ने इस मान्यता को पूरी तरह से खारिज कर दिया और बताया कि उत्पादन क्षमता सिद्धांत केवल सैद्धांतिक विवेचना है, व्यवहार में इसका कोई रोल नहीं होता, इसकी वास्तविक जगत में कोई उपादेयता नहीं है। छठी है अन्य अवास्तविक मान्यताएं। रिकॉर्डों के क्लासिकल सिद्धांत में और भी कमी दोष हैं। यह केवल दो राष्ट्रों के वस्तुओं को अध्ययन ही शामिल करता है। 2x2x1 दो राष्ट्र दो वस्तु और एक साधन की मानते, जो भी गलत है, जो कि वास्तविक जगत में एक साथ अनेक राष्ट्र अनेक वस्तुओं का व्यापार एक साथ करते हैं। यह सिद्धांत मांग पक्ष को पूर्णतः गौण मानता है, पूर्ति पक्ष पर ही महत्व देता है, जबकि यह संभव है कि मांग दशाओं के परिवर्तन से जिन वस्तुओं का एक राष्ट्र पहले आयात करता था अब उन्हीं वस्तुओं का वह निर्यात करे, या यह भी संभव है कि जिस वस्तु का आयात कर रहा था उन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। इसके अतिरिक्त ये भी संभव है कि देश स्वावलंबन के कारण किसी वस्तु विशेष जैसे सैन्य साजो सामान डिफेंस एंड रिलेटेड गुड्स का उत्पादन देश में करे, चाहे उनके लिए उसको कितनी ही लागत वहन करनी पड़े, या उत्पादन हेतु उसके पास साधन उपलब्ध हो या न हो, फिर भी उसकी डिमांड कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का अनुभव परीक्षण। इंपीरियल इवोल्यूशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कंपैरेटिव एडवांस डॉक्ट्रिन
रिकॉर्डों के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का आनुभविक परीक्षण क्या है? रिकॉर्डों के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का अनुभविक परीक्षण करने से यह आसान हो जाता है कि यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रारूप को समझाने में सहायक है या नहीं। यदि हम ये पाएंगे कि विभिन्न राष्ट्रों में उनके विभिन्न उद्योगों में श्रम की कुशलता में भिन्नता पाई जाती है, तो रिकॉर्डों का व्यापार सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारूप को समझने में मददगार हो सकता है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने रिकॉर्डों के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए आंकड़ों की सहायता से प्रयास किया। इनमें मैकडूगल है जो 1951, रॉबर्ट स्टैन है 1962, बेला बलासा 1963, जगदीश भगवती 1961 इंडियन थे, गोलब 1995 आदि हैं। किंतु इनमें से मैकडूगल का अध्ययन सर्वप्रथम और सारगर्भित है और ग्लोब का नवीनतम और उपयोगी है। इन दोनों अध्ययनों के बारे में संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकडूगल, स्टैन और बलासा तीनों ही अर्थशास्त्रियों के अध्ययन के से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के लिए किए गए। मैकडूगल ने 1937, स्टर्न ने 1950, 1959 तथा बलासा ने 50 के आंकड़ों का उपयोग किया। इस प्रकार इन्होंने अपने अपने डेटा के इनका एनालिसिस किया कि वास्तव में ये सिद्धांत लागू होता या नहीं होता। फिर अंत में इन्होंने अपने निष्कर्ष के द्वारा बताया ये उपयुक्त जो अनुभव परीक्षण में तीनों अनुभव परीक्षण की वैधता पर जगदीश भगवती ने कुछ संशय पैदा किए। भगवती ने अधिक परिष्कृत अर्थनीतिक विधि का उपयोग करते हुए निर्यात कीमत अनुपात को श्रम उत्पादकता पर रेखीय प्रतिगमन करने पर उसको गुणांक का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं माना। इसी बात ही दोनों राष्ट्र अमेरिका और इंग्लैंड के प्रति इकाई श्रम लागत का निर्यात कीमत अनुपातों पर प्रतिगमन के गुणांक भी महत्वपूर्ण नहीं है। भगवती ने अपने एक लेख के माध्यम से मैकडूगल, स्टर्न तथा बलासा के निष्कर्षों जो रिकॉर्डों के सिद्धांत को अनुभव परीक्षण में सही सिद्ध करते हैं का उपयोग अत्यंत सावधानीपूर्ण करने की चेतावनी दी है। यानी ये जो मैकडूगल, स्टर्न और बलासा तीनों ने जो किया उसमें से ये सिद्धांत सटीक बैठा और सही बैठा, लेकिन इनकी भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की। रिकॉर्डों का सर्वप्रथम अनुभव परीक्षण 1951 में मैकडूगल ने किया था। अब इसका हम निष्कर्ष पढ़ देते हैं कि आखिर में ये सिद्धांत का सार क्या है, निष्कर्ष क्या है कि ये सिद्धांत वास्तव में सही है या गलत है। जो भी हम इसका निष्कर्ष आपको समझा देते हैं। रिकॉर्डों के तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से अपने अवास्तविक मान्यता के कारण खरा नहीं उतर पाया, सैद्धांतिक दृष्टि से अवास्तविक मान्यता के कारण खरा नहीं उतर पाया, फिर भी सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की नींव डाली। यद्यपि कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत को सुधारने का प्रयास किया, जिसमें से जे.एस. मिल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मांग के प्रतिपूर्ति का सिद्धांत देते हैं। फिर भी मिल ने केवल पूर्ति के साथ मांग पक्ष को जोड़ने का सफलता अर्जित की। बाद में हेवलर ने वर्तमान मूल्यों के स्थान पर परित्याग किए गए मूल्य सममूल्य सिद्धांत का उपयोग कर रिकॉर्डों के सिद्धांत को परीक्षित किया। साथ ही भविष्य में विकसित होने वाले सिद्धांत में मुख्य भूमिका निभाई। कहने का मतलब आज भी यह सिद्धांत नींव की तरह काम कर रहा है। बाद में जो आधुनिक सिद्धांत था हेक्चर-ओलेन का सिद्धांत, उसका ये बेस बना। इसके बेस से बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत आए और उनके कई देशों के इकोनॉमी को डेवलप यानी ट्रेड को बढ़ाने में वो सहयोग करा। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये सिद्धांत आज भी नींव के पत्थर की तरह है, क्योंकि उस टाइम की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है और क्लासिकल अर्थशास्त्र में इसका महत्वपूर्ण रोल है। नमस्कार।